नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका राज्य। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आम लोगों को राहत देते हुए फैसला किया है कि अब सेक्टर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जिलाधिकारी के सर्किल रेट बदलाव का असर एलडीए की संपत्तियों पर नहीं पड़ेगा, जहां सभी फ्लैट और प्लॉट पहले से तय दरों पर ही आवंटित किए जाएंगे। तो वहीं अनंतनगर योजना समेत किसी भी योजना में रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। इससे घर खरीदने वालों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा, कीमतें जस की तस रहेंगी। और साथ ही प्राधिकरण के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है और हजारों खरीदारों को इससे राहत मिली। लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक बड़ा फैसला सामने आया है और साफ देखा गया है कि जो संपत्तियां हैं उसकी रेट की बढ़ोतरी को लेके आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक निर्णय लिया है और उसमें उन्होंने साफ किया है कि जो सेक्टर की संपत्तियां हैं, जैसे अनंत नगर योजना है, इसमें जो भी आवंटी होंगे उनके आखिरकार रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। दूसरी बात अहम यह है कि जो फ्लैट हैं और फ्लैटों को जो कीमतें हैं उसको लेके एक बैठक हुई थी और उसमें साफ देखा गया था, आदेश दिए गए थे कि फ्लैट की कीमतों में भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लेकिन जो एलडीए की पुरानी संपत्तियां हैं, जो नगर निगम को हैंड ओवर की जा चुकी हैं, उसमें ज़रूर ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चूँकि वो योजनाएँ फ्री हो चुकी हैं और जो डीएम सर्किल रेट कहता है उसके अनुसार उनमें बढ़ोतरी ज़रूर देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी के फर्रुखाबाद में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक गंगा और अन्य नदियों में खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। वहीं एडीएम ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स की टीम गठित की गई है, जिसमें एसडीएम, सीओ और एआरटीओ प्रवर्तन शामिल है। जिले के सभी खनन और भंडारण पट्टेदारों का खनन बंद कर दिया गया है। जहां कोई भी व्यक्ति अवैध खनन करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर एडीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और निगरानी के लिए पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई। रोक लगाई है शासन की तरफ से, कब से कब तक की रोक है? देखिए, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक नदी तल में किसी भी प्रकार के खनन की कोई अनुमति नहीं होती। ये हर साल होता है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी तल से किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ 3 पट्टे हैं, उन लोगों को इस बात से अवगत करा दिया गया है और तीनों ही पट्टे 1 जुलाई से पूर्ण रूप से बंद है और किसी प्रकार का खनन वहाँ पे नहीं किया जाता। हर कोई व्यक्ति खनन करता है, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए? अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम खनन निरीक्षक के माध्यम से उसकी जाँच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भंडारण की क्षमता थी उसकी नाप कराई सर, कितना खनन को करना चाहिए, कितने घंटे कितना मौजूदा समय कर चुके हैं? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए कई सारे मेजर्स हैं और हमारे खनन निरीक्षक मौके पे लगातार जाते रहते हैं। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में खनन एकदम नियमानुसार हो रहा है और अगर कहीं से भी इस प्रकार की कोई अवैध खनन की शिकायत आती है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पे जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई करती है और कहीं भी अगर अवैध खनन की शिकायत पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जैसे वो पट्टेदारक हैं तो सरकारी फीस जमा करते हैं, पट्टा निरस्त होने का डर है, अवैध खनन नहीं करते, लेकिन ट्रैक्टर और ट्राली से खनन करते हैं वो कभी भी नहीं रुकते हैं। इनके विरुद्ध क्या अभियान चलाया जाएगा? देखिए, आपके माध्यम से जैसे अब आप बता रहे हैं तो जो हमारी टास्क फोर्स है, हम उसके माध्यम से अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उसको टेकअप करते हुए उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यूपी के आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन पर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताते हुए सैकड़ों घरों में काला झंडा लगाया। बता दें कि इटावा कांड के बाद अखिलेश यादव के कथित बयान से नाराज ब्राह्मण समाज ने ये कदम उठाया। वहीं अनवरगंज, उग्गरपट्टी, चेवता, पथली समेत कई गांव में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज किया गया। ब्राह्मण समाज का कहना है कि अखिलेश यादव ने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। और आज अखिलेश यादव अपने आवास और कार्यालय का उद्घाटन करने आए, लेकिन खुद के गढ़ में की इस विरोध ने सपा की चिंता बढ़ा दी। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में टिप्पणी करते हैं और इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं। तो क्या अखिलेश यादव एक यादव और ब्राह्मणों के बीच खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं बिल्कुल, आप? बिल्कुल खाई ही पैदा कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। तो क्या कारण क्या मानते हैं? पॉलिटिकल कारण क्या है? पॉलिटिकल कारण जी।
जबकि दोनों समुदाय एक साथ अपना हमेशा रहा है, गांव में रहा है, बिल्कुल, कोई विरोध नहीं रहा है। कोई आप लोग विरोध के गांव नहीं। में भी यादव होंगे, आप लोग बिल्कुल, मिलजुल बिल्कुल के रहते समर्थन होंगे। में रहते हैं हमेशा यादव लोग। हाँ, जी, ये तो इनका हुँ, राजनीतिक मामला है। हुँ। जी। तो इटावा कांड जो हुआ, उसमें क्या आप मानते हैं कि जो किया गया अखिलेश यादव की तरफ से वो सही था या उसको गलत नहीं, मान सकते अखिलेश यादव की तरफ से तो वो तो गलत है, हैं? हाँ, लेकिन जो हुआ इटावा कांड में, हुँ, हुँ, मतलब ये देखा जाए गलत है, मतलब जो भी है, हुँ, हुँ, तो प्रशासनिक द्वारा इनको देखना चाहिए हुँ, कि क्या है, जो गलत है उसको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ब्राह्मण सभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर हुँ, पूरे जिले में, मेरा ही गांव नहीं, पूरे जिले में हुँ, एक काला झंडा लगा के एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि हुँ, आप देख रहे हैं हुँ, कि हिंदू एक होने के लिए हुँ, पूज्य महाराज जी ने लगातार आह्वान किया है कि आप बटोगे तो कटोगे, हुँ, इसलिए एक रहो नेक रहो। लेकिन इसको किस तरीके से खंडित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि अगर उनका इटावा घर है, जैसे आजमगढ़ कर रहे हैं दिल है और घर इटावा कहते हैं, इटावा में बैठ करके दोनों पार्टियों को बैठा करके सुलह समझौता करा देते तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन उनको ब्राह्मण और यादवों के बीच में खाई पैदा करनी थी, जो उन्होंने करके साबित किया। और ये इतने मूर्ख हमारे लोग हैं कि अपने में बाज रहे हैं, सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर वहां पे गलती हुई तो गलती क्यों हुई? अगर कोई हमें छेड़ेगा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। छेड़ा क्यों मुझे? तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग विरोध करते हैं? इसीलिए विरोध प्रदर्शन किए। मैं अभी बयान सुना हूं कि उनके सांसद जी कह रहे हैं कि वैदिक मंत्र, अगर वैदिक मंत्र से आपको पूजा करानी है तो क्यों ब्राह्मणों को बुला रहे हैं? और वो भी दबाव दे के बुला रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ब्राह्मण हमसे कहे कि बहुत दबाव आ रहा है यादवों का कि हमको वहां बुलाया जा रहा है। हमने कहा कि आपका स्वेच्छा है, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन आपके अस्तित्व पे आई है। आप पहले अपने कौम को देखिए, सेव करिए कि आखिर आप लोगों के बीच में क्यों खाई पैदा की है। कि हमें हमें तो पता ये लगा है, जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, देवारी से लेके देवगांव तक, अतरौलिया से लेके मुबारकपुर तक, कहीं कोई जो भी ब्राह्मण गांव है, जो भी ब्राह्मण अपने को थोड़ा भी मानता है, जो भी अपने पूजा पाठ में श्रद्धा रखता है, वो लगाया है। 30-35 गा रहा है और सब में लगा है। हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से, हम उन लोगों में उदंग नहीं है कि जा करके रोड पे उनका कार्यक्रम है तो वहाँ रोड पे जाएं, ये करें वो करें, हम नहीं कर रहे। हम लोग ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है, अपने घरों पे काला झंडा लगा के ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि हम जो है आपका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो 27 की आप सपना देख रहे हैं उसको हम उखाड़ फेंकने का काम। ये अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। तो आज अखिलेश जी आ रहे हैं, उसी के विरोध पर लगा, क्या बताइए पूरा मामला? हाँ, आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ, हम लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे, अच्छा, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज का वो अपमान करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे नाराज हैं। नहीं तो यादव और ब्राह्मणों में कोई वो नहीं है, हम लोग पड़ोसी हैं, हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। यादव हम लोग पले हैं, यादव हमारे लोगों में पले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये नाजायज़ बोलते हैं। सिर्फ राजनीतिक कारण से बोल रहे हाँ, हैं? और क्या है। हाँ वोट बैंक की जी, दूसरा क्या है। तो घर पे काला झंडा लगाए हुए हैं आपको? हाँ, बिल्कुल लगाए हैं। तो कितने घरों में लगा हुआ है? पूरे गांव में लगा? हाँ हाँ। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर सिपाही ने दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालकर जांच की जा रही है। गौरतलब है कि छात्रा स्कूल गई थी तो वही आरोपी कार से तमंचे की नोक पर युवती को धमकाकर अगवा कर ले गया और ले जाकर दुष्कर्म किया। वहीं छात्रा के घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन की। परिजनों की खोजबीन में सिपाही को कार से उतारते हुए छात्रा को रंगे हाथ पकड़ा गया। आपको बता दें, फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और पूरा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला सर जो है, हमारी स्कूल में लड़की गई थी आज 7:30 बजे घर से निकली थी और रास्ता में था जो है हमारी लड़की को कार में जोरा ब्रिज झाड़ के और हमारी लड़की के साथ साथ जो है ऐसी कोई बाकी इज्जत लूटी भरपूर करके। और उसके बाद में सर जो है कुट्टा के बल पर ना बोलन दो ना चिल्लाने दो। जब हमने उसकी ढूंढ खकोर करी, ऐसी हमारी कुदरत की देन, जबकि ये जो है इधर भागे ले जा रहे तो इनकी गाड़ी हमने घेर ली। घेरने के बाद में सर जो है लड़की हमने जैसे तैसे इन पर छीन पाई। तो हमारे ड्राइवर भागो साहब और गाड़ी
और 4 पहिया की इनकी थाने में हमने दे दी और उन्होंने मुंडी में जो बिना जो पुलिस में जो हैं पुलिस में सर्विस कर रहे हैं उनको हमने थाने में बैठा दो। अब साहब जो है हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारी लड़की नाबालिग, हमें न्याय मिलना चाहिए। फतेहगढ़ में सर नहीं हम प्रार्थना पत्र गए थे लिखान के ने तो हमने लिखाया लाओ तो हमने आपको दे दो सर। अब कार्रवाई जी क्या करते हैं लेकिन जो है उनको हमको ही धमकाऊ था। ये कह रहे हैं कि आप जो है मुकदमा हम लिखे हैं कि हम कि कप्तान साहब लिखे हैं कि मुख्यमंत्री जी लिखे हैं, आप सिगरेट क्यों दौड़ रहे हैं। फिर जब आज की लड़की को बुलाओ और उसको बुलाओ हेड कॉन्फ्रेंस सिपाही का बताओ लेडी सिपाही को, तो फिर अब मुझे हम ही गाड़ी नहीं बड़ी कि हम मुकदमा लिखें उनके खिलाफ। और पुलिस में था तो इनके बाद मुझे सब 95 लग रहे हैं। तो मेरे 7 लाख रुपया दे रोज पुलिस वालों को कि हमें छोड़ दो साहब, 7 लाख रुपया ले दो और हमारा समझौता करवाए दो। हमारी इज्जत लूटी साहब जो है हमका रुपये तो थोड़ी भी किए हैं। आदि श्री सत्यपाल जो कि थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना नवाबगंज में आके एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि एक हेड कांस्टेबल जो कि फतेहगढ़ में पोस्टेड है, आज उनकी छात्र लड़की जो 11th में पढ़ती है वो जब स्कूल गई थी तो उनको जबरदस्ती कार में बैठा के घुमाते रहे, उसके साथ बुरा काम किया है। इस पर तत्काल FIR पंजीकृत कर दिया गया है। जो हेड कांस्टेबल हैं उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। विवेचना CO अहमदाबाद द्वारा की जा रही है। विवेचना के लिए एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे विवेचना में सभी पहलुओं को जांच करेगी और विवेचनात्मक कार्रवाई करेगी। दीवान जी जो हेड कांस्टेबल है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सीतापुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह विद्यालय मार्ग पर खड़ी एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जहां देर रात खड़ी गाड़ी पर स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें एक शव बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की। मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर अमन सिंह और कोतवाल अनूप शुक्ला टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और शव की शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच लगातार जारी। आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल रोड थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में सफेद कलर की बोलेरो UP 34 AB 6270 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची और डेड बॉडी के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि डेड बॉडी जितेंद्र अमित कुमार की है, जो इमिलिया थाना क्षेत्र मोहल्ली के रहने वाले हैं। गाड़ी के जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाए। सब देखने से क्या लगता है, क्या है या चोट के निशान भी जाहिर तौर पे है, जो आगे PM की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां क्रेडिट कार्ड फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ कर दिया गया है। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 5 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 33 मोबाइल, 14 कार्ड और वर्ना कार्ड बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गैंग के लोग बैंक कर्मी बनकर लोगों से OTP और डिटेल लेकर मोबाइल खरीदते थे और इस मामले में दिल्ली गाजियाबाद से भी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। और साथ ही SSP हेमराज मीना ने बताया कि गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला था और इस गैंग के 2 सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये कि अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें 3 लोग हैं। एक अंजेश सरोज हैं, ये जनपद मऊ के रहने वाले थाना रानीपुर के। एक आदित्य सिंह हैं, ये थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और एक दीपक पुत्र हरेंद्र, ये चिरैया कोट थाना जनपद महू के रहने वाले हैं। और 2 लोग हैं, इसमें से एक नायाब अनवर हैं, ये थाना दानापुर पटना बिहार के रहने वाले हैं। और एक संयम जैन पुत्र प्रमोद जैन है, ये मोहन गार्डन दिल्ली के रहने वाले हैं। और ये एक साइबर ठगी का पूरा एक गैंग था, जिसमें ये लोग कॉल सेंटर के माध्यम से और क्रेडिट कार्ड और बैंक एजेंसी के जो लोग बन के लोगों को फ़ोन करते थे और उनको ये प्रलोभन देते थे कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं और आपके क्रेडिट कार्ड का जो OTP है वो हमको बता दीजिए।
और उसको रिन्यूअल करना है या उसके जो रिवार्ड पॉइंट है उसको ऐड करना है या आपको अन्य कोई जानकारी देने के बहाने और ऐसे अकाउंट चिन्हित करते थे जिसमें कि अमाउंट ज़्यादा हो, जिन क्रेडिट कार्ड्स में जिनकी लिमिट 10 लाख के आसपास में हो। और उसके बाद में पहले ये लोगों का ये था कि उसमें से जैसे ही OTP मिलता था तो ये पैसा अपना ट्रांसफ़र कर लेते थे अकाउंट में और फिर उसको विड्रॉल करके उसको यूज करते थे। उसके बाद में इन्होंने जब वो चीज़ें लोगों को समझ में आने लग गई तो उसके बाद में इन लोगों ने फिर एक नया तरीका अपनाया जिसमें ये लोग जो भी रिवॉर्ड पॉइंट होते थे जो क्रेडिट कार्ड के और डेबिट कार्ड में उनको चुरा के और उसको वॉलेट में डालते थे और वॉलेट में डाल के उसके बाद में फिर उससे ये परचेजिंग करते थे, ऑनलाइन परचेजिंग। जैसे कि मोबाइल इन्होंने परचेज़ किया तो इनके पास से टोटल करीब 25 नए अलग अलग कंपनी के मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं और 8 पुराने मोबाइल है जो कि ये लोग यूज़ करते थे काम में और 14 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेट्रो कार्ड इस तरह के जो इनके पास से मिले हैं और एक हुंडई कार इनके पास से बरामद हुई है। ये लोग जो वॉलेट है उसके माध्यम से पहले मोबाइल ख़रीदते थे और मोबाइल ख़रीद के और उसके बाद में उसको सस्ते दाम में बेच के फिर पैसा इससे कमाते थे। और यही जानकारी कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली थी कि कुछ लोग हैं जो कि 30-35 हज़ार रुपये का मोबाइल है उसको 20 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो इसी की सूचना पे हमारी जो टीम है इस पर एक्टिव हुई और उसके बाद में इसमें 3 लोगों को यहाँ से पकड़ा गया और उससे जानकारी हुई कि उनके जो गैंग के 2 लोग हैं वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली गए हुए हैं अभी, वहाँ पे उनका कॉल सेंटर चलता है। तो उसी की सूचना पे एक टीम हमारे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई और 2 लोग जो नायाब अनवर हैं और संयम जैन है इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और 3 लोगों को 1 तारीख को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। आज ये 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ये सामान की जो बरामदगी हुई है इसमें 25 नए मोबाइल हैं और काफ़ी जो सामान है वो करीब 8 से 10 लाख का इनके पास से सामान बरामद हुआ है। और ये एक सातिर गैंग था जो कि भिन्न जगह पे जाके और फिर इस तरीके से जो मोबाइल है अपना मोबाइल चूँकि सभी लोगों की डिमांड रहती है तो अगर कोई सस्ते में बेचता है तो आदमी उसको तुरंत खरीद लेता है और यही ये लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा काम हमारी जो थाना कोतवाली इसमें से जो नायाब अनवर है इनके पूर्व में 2 मुकदमे रहे हैं और एक मुकदमा इनका पूर्व में रहा है और संयम जैन है उनका भी एक मुकदमा पूर्व में रहा है। एक इंदिरापुरम गाजियाबाद में एक मुकदमा है और एक जो नायाब अनवर है उनके विरुद्ध धारा 66D IT एक्ट में थाना बड़ौत जनपद बागपत में एक मुकदमा है और बाकी जो 3 लोग और यहाँ से पकड़े गए हैं इनके बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक इनकी जानकारी अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुके होंगे ये लोग? ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। पहले मैंने जैसे बताया कि ये लोग पहले पैसा ही विड्रॉल कर लेते थे लेकिन बाद में लोगों ने जब मना कर दिया तो फिर इन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस अपने आप को किया और ऐसे लोगों के चिन्हित करते थे जिनके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो 10 लाख से ऊपर हो और उन लोगों को जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे ये सिर्फ अब वो रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से ही ख़रीदारी करते थे जिससे उनको पता भी नहीं लगता था। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में मतलब जिनकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा रहती है तो उसमें से थोड़ा बहुत पैसा निकाल के ये लोग इस तरह से वॉलेट में डालते थे और जैसे वॉलेट में पैसा इकट्ठा हुआ उससे फिर ऑनलाइन परचेजिंग ये लोग कर लेते थे। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय सांसी गैंग के 2 शातिर लुटेरे आतिश उर्फ आतिश और बाबू को गिरफ्तार कर लिया, जहां दोनों के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, एक बाइक और चोरी किए गए 42,150 रुपए बरामद किए। बता दें कि आरोपियों ने हाल ही में बैंक से निकाले एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की चोरी की थी। पूछताछ में दोनों ने अपराध स्वीकार किया और दोनों मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के निवासी। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई से बड़ी चोरी की घटना का खुलासा हुआ। ये 27/6/2025 को उत्तर थाना क्षेत्र में मथुरा नगर SBI ब्रांच के पास एक घटना हुई थी। इसमें ये गजेंद्र सिंह है, थाना दक्षिण क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये अपना पेंशन का पैसा निकाल कर अपनी बाइक की डिक्की में रखे थे और 3 चोरों बदमाशों ने इनका पैसा चोरी करके फरार हो गए थे। इसमें CCTV कैमरे चेक किए गए, जांच पड़ताल की गई। कुल 3 व्यक्तियों का नाम इसमें प्रकाश में आया। बाबू, आतिश ये राजगढ़ जिला MP मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरा बाबी ये अशोकगढ़ और मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इन तीनों की उत्तर पुलिस तलाश कर रही थी, खोजबीन कर रही थी, इनकी आदेश हो रही थी। आज सूचना ये मिली कि इसमें से 2 अपराधी बाबू और आतिश एक क्षेत्र में ही यही उत्तर थाना क्षेत्र में ही छुपाए घूम रहे हैं और किसी अन्य चोरी और दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे यहाँ चौधरी अंडरपास पे उत्तर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी और तभी सामने से ये बाइक पे बाबू और आतिश आते हुए दिखाई
पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही ये अपनी बाइक मोड़कर भागने लगे और हड़बड़ाहट में गिर गए। पुलिस से गिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इन दोनों के पैरों में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में पुलिस अवरक्षा में भेजा गया है, जहां पुलिस अवरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। यूपी के ललितपुर में आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार के 16 जून के आदेश का विरोध किया, जिसमें ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष हरदयाल सिंह लोधी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और इसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा और शिक्षा मित्र, रसोइया जैसे पद भी समाप्त हो सकते हैं। साथ ही जनपद में चल रहे अवैध शराब कारोबार को बंद करने की भी मांग उठाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,000 मधुशालाएँ खोली हैं, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि मधुशालाएँ बंद करी जाएँ और जो स्कूल जो बंद हो रहे हैं वे पुनः खोले जाएँ। हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और घर घर जाएंगे और आप लोगों को जागृत कराएंगे कि आप लोग भी विरोध करिए कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो खुले जाएं। यूपी के मेरठ के विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की समिति की बैठक में सभापति ब्रजेश कुमार सिंह ने नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और आवास विकास परिषद के कार्यों की समीक्षा की और साथ ही निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव को प्राथमिकता दी जाए, जिससे संवाद समन्वय बना रहे। तो वहीं अतिक्रमण मुक्त भूमि, आय बढ़ाने की योजना और स्वच्छता पर भी बल दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल ने आश्वासन दिया कि समिति के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन होगा और विकास कार्यों में जनहित और लोक कल्याण को सर्वोपरि रखा जाएगा। यूपी के बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश में अशोक यादव नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां मृतक पोखरों की खुदाई में अनियमितता की जांच कर रहा था, जिससे नाराज आरोपियों ने दरवाजे पर चारपाई पर सो रहे अशोक को सीने में गोली मार दी। घायल अवस्था में लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या को प्रधानी चुनाव से जुड़ी रंजिश बताया। एसपी अभिनंदन मौके पर पहुंचे और मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले में फॉरेंसिक जांच जारी है। वहीं घटना से गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई। रात में हमारे नाती को गोली मार दिया है। कै बजे की घटना है? 11 बजे। 11। कहाँ सोया था? रात बाहर। क्या नाम है उसका जो घायल हुआ है? अशोक यादव। तो क्या जो है प्रधानी रंजिश को लेकर के ही? जी। क्या कोई जांच चल रही है इनकी? हाँ। आपने शिकायत किया है इनका? हाँ। कैसी शिकायत किया है? शिकायत किया 11 पोखरा खुदाए हैं, कहीं खुदाए एक पोखरा भी नहीं है। और तमाम काम अवैध किए। उसी की आप शिकायत किए हैं? हाँ, इसी नाते जो हमारे नाती को दाग दिए। आज लगभग रात 11 बजे के आसपास पीआरवी के माध्यम से हम लोग को सूचना मिली कि ग्राम नियामतपुर, जो कि थाना दुबौलिया क्षेत्र में लगता है, उसमें एक व्यक्ति अशोक यादव को एक संतोष यादव नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी है, जिससे कि वो घायल हो गए हैं। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग यहाँ पर मौके पे हैं और जो घायल है उसको अयोध्या भेज दिया गया है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें जो संतोष यादव जो सस्पेक्ट है, जिसके बारे में बताया गया था, 112 की सूचना भी हम लोग को मिली थी, उसको तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। इसमें जो अभी बातचीत में समझ में आ रहा है, प्रथम दृष्टया जो कारण समझ में आ रहा है वो ज़मीनी विवाद का कारण है और इसमें तमाम तरीके की जो तहसील में और चकबंदी न्यायालय में मुकदमे वगैरह भी चल रहे थे, तो इस कारण से ये घटना को अंजाम देना बताया गया है। तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसमें जो घायल है उसका इलाज ठीक से चल रहा है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यूपी के हरदोई के पिहानी नगर के छिपी टोला प्राथमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग उखाड़े जाने और ईंटें गायब करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं बीएसए विजय प्रताप सिंह ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। बता दें कि जांच में ईंटें उखड़वाने का आरोप सामने आया। वहीं पूर्व सभासद की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। बीएसए की रिपोर्ट के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है और पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन
कर रहा है। मैं इस विद्यालय में बच्चों की संख्या को देखने आया था कि यहाँ पर आज पहला दिन है विद्यालय का, बच्चे कितने आए हैं। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग उखड़ी हुई है, तो मैंने प्रधानाचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरुण गुप्ता जी ले गए हैं। तो मैंने जानना चाहा कि अरुण गुप्ता क्यों ले गए, इसलिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिहानी को सूचना दी। इस पर कल जो है खंड शिक्षा अधिकारी पिहानी जी के द्वारा यहाँ पर मौके पर जाँच की गई और आज जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हरदोई का आगमन हुआ यहाँ पर जांच की और उन्होंने जो भी यहाँ पर जांच की है उसमें अरुण गुप्ता जी दोषी पाए जा रहे हैं। पिहानी ब्लॉक में छिपी टोला एक विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय, यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि इंटरलॉकिंग जो ग्राउंड में कराया गया था उसको किसी के द्वारा निकलवा लिया गया है। इसी संबंध में मैं यहाँ जाँच में आया हूँ। जानकारी ये मिल रही है कि अरुण गुप्ता यहाँ के सभासद के अपने को प्रतिनिधि बताते हैं, उनके द्वारा ये ईंटें निकलवाई गई हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। लेकिन इस विषय में किसी को विभागीय अधिकारी या किसी को जानकारी नहीं थी कि ये क्यों और कब निकलवाई गई है। जो भी इसमें संदिग्ध होगा या दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्लस विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के ललितपुर में रावतयान ढोड़ा बाजार क्षेत्र में बीती रात चोरों ने बैटरी, इन्वर्टर और शराब की 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी एक सूने मकान में चोरी की घटना हो चुकी है और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आए तो हमारे लिए थोड़ी शटर उसको टूटी हुई मिली, तो मैंने पुलिस को सूचना दी। आगे पता चला, अंदर जांच की तो जो मेरा पैसे का लॉकर था उसमें से जो मेरे कल के करीब 1,60,000 रुपये करीब नगद जमा रखे हुए थे वो गायब हैं। सामान वगैरह आपका? सामान तो जैसा रखा था वैसे ही है, सामान में कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे ही गायब हैं। तो कहाँ पर है आपकी दुकान? ये हमारी दुकान पड़ती है ढोड़ा बाजार में, केलकमा तिराहे पे। कहाँ है आपकी दुकान? हमारी मवेशी बाजार टेलको के सामने। किस चीज़ की दुकान है? शराब की दुकान। क्या घटना घटित हुई? घटना सुबह की 4:45 बजे 3 लोग आए और शटर तोड़कर हमारा कैश उठा ले गए। अच्छा, कितना कैश? कैश लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच। क्या कोई शराब की बोतल ले गए? बोतल क्वार्टर नहीं गया, कुछ नहीं गया। कितना कैश लेगा? 1.5 से 2 लाख रुपए। यूपी के मेरठ के थाना टीपी नगर पुलिस ने फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी और पत्रकार बनकर महिला से वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जहां गिरोह के 2 सदस्यों को बागपत फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने एक महिला के घर में घुसकर तलाशी के नाम पर वीडियोग्राफी की गई और फिर फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख की मांग की। पीड़िता की असमर्थता पर 30,000 जबरन ले लिए। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच जारी है और पकड़े गए आरोपियों से 3800 नकदी बरामद हुए हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश लगातार जारी है। थाना टीपी नगर क्षेत्र में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच और प्रेस रिपोर्टर बनकर उनके घर में ज़बरदस्ती एंटर हुए थे। घर में घुसने के बाद इन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी लेते वक्त इनके द्वारा ही एक कुछ सामान, आपत्तिजनक सामान इनके घर में रखकर उसका वीडियो बना लिया गया। उसके बाद इन्हें डराया गया कि अगर आप हमें 2 लाख रुपए नहीं देते हो तो आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा। इस डर से जो वादियाँ हैं उनके द्वारा करीब 30,000 रुपये इनको दिए गए और इसके बाकी की रकम बाद में देने के लिए बताया गया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस की करीब 3 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके, 2 आरोपी जिनके नाम दिनेश और सावित्री हैं। दिनेश और सावित्री ने जब पूछताछ में बताया, इनका मॉडस ऑपरेंडी बताया। ये लोग रैंडम घर को चूज़ करते थे और रेकी करते थे। रेकी करने के बाद ये लोग क्राइम ब्रांच और साथ में रिपोर्टर बन के इनके घर पे जाया करते थे और उसमें आपत्तिजनक सामग्री से लोग साथ लेके जाते थे सामान और वहाँ पर इधर घर में रख दिया करते थे। उसके बाद ये लोग जो भी इनके घर के मालिक होता था उसको डराया करते थे। डराने के बाद ये लोग वहाँ से वसूली किया करते थे। इसमें अभी 6 और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। वो लोग फिलहाल फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इसमें कुछ और नाम भी शामिल सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल दोनों को जो आरोपी हैं गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया और तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
सर इसमें जो कुछ 2 महिलाएं बताई जा रही है वो हनी ट्रैप भी करती थी लोगों के साथ में, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? लेकिन इसके बारे में जानकारी की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, जैसे गिरफ्तारी होगी उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के चिक्कोडी में जिला संघर्ष समिति द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में समाज सेवक चंद्रकांत हुक्केरी के चिक्कोडी को जिला बनाने की मांग को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मांग दशकों पुरानी है और इससे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा, लेकिन सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में निर्णय टाल रही है। हुक्केरी ने चेतावनी दी है कि यदि 31 दिसंबर तक चिक्कोडी को जिला घोषित नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर वादा निभाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब और इंतजार नहीं करेगी, अब निर्णायक संघर्ष होगा। कर्नाटक राज्य में बेलगाम एक बड़ा जिला है। ये जिला डिवाइड करके चिक्कोडी सेपरेट जिले बनाने के लिए 30 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट इधर नहीं देख रहे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भेजा है। सर्कुलर में क्या बोलते हैं, 31 दिसंबर के अंदर कौन सा भी जिला तालुका बनाना, नया बनाना है तो बॉर्डर नया बनाना है तो वो बना लेना। उसके बाद आपको ये नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। इसलिए हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बताते हैं 30 साल से हमारा संघर्ष चल रहा है, आप जिला करेंगे ऐसा बोलते आ रहे हैं। अभी 31 दिसंबर के अंदर चिक्कोडी सेपरेट जिला बनाना, बेलगाम जिला डिवाइड करके चिक्कोडी सेपरेट बनाना, नहीं तो हम बड़े प्रमाण से संघर्ष करने के लिए तैयार है, ऐसा सिद्धरामैया साहब, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब को बोलना चाहते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की एक डेयरी में गेटिंग पर्ची को लेकर ड्राइवरों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते ड्राइवरों ने हड़ताल कर काम बंद कर दिया। साथ ही ठेकेदार द्वारा नए ड्राइवर बुलाने पर झगड़ा बढ़ गया और हाथापाई हो गई। वहीं डेयरी चेयरमैन ने मौके पर पहुंचकर पुलिस बुलाई और पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और बाद में समझौता करवाया। वहीं ड्राइवरों ने वेतन की मांग की है और काम छोड़ने की बात कही है। आखिरकार दोनों पक्षों में सहमति बनी और मामला शांत हो गया। हम 140 कैरेट संघ में लेके आए, लेकिन सिक्योरिटी का ये कहना है कि ये लोग नहीं लाए, तो वो जबरदस्ती सिक्योरिटी से उनका रिसीविंग मांग रहे थे, तो सिक्योरिटी ने दिया नहीं, तो सिक्योरिटी के खिलाफ वो हड़ताल पर बैठ गए और गाड़ियां भरने को तैयार नहीं थे। तो ठेकेदार को ये जिम्मेदारी बनती है कि दूध ले जाना। ठेकेदार दूसरे नए ड्राइवर लेके आया कि भाई आप लोग काम नहीं कर रहे हो हड़ताल पे, तो मैं नए ड्राइवर लेके, मुझे सप्लाई जरूरी है। तो वो जो लोग नए ड्राइवर लाए उसके साथ में इन्होंने पुराने ड्राइवरों ने मारपीट की। इसके लिए पुलिस आके उसको पकड़ के ले। हाँ, अभी कर रहे हैं, ये नए ड्राइवर लेके ठेकेदार लगे हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।